Good evening, all of you. Good evening. Good evening. आज तो आरसी बहुत दिनों बाद देखी हो। क्या रास्ता वास्ता भूल गई हो क्या? चलो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? कोई नहीं। चलिए, तो लास्ट टॉपिक क्या था? अभी कहाँ से शुरुआत करनी है ये बताओ। कहाँ से शुरुआत करें? डेली क्लास ली थी, लेट ली थी। डेली लेता हूँ। चलो, डेली लेते हो, सही बात है, ठीक है फिर। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट की बात करते हैं। अभी तक हम लोग प्रिंसिपल्स तो पढ़ चुके हैं, प्रोसेस की बात हो रही थी। प्रोसेस में हमने पहला स्ट्रक्चर समझा था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको कि हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। हमने समझा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रीड करता है और सेंटर से थोड़ा दूर की तरफ वो कट लगाता है। जैसे कि एक और फर्स्ट की अगर हम बात करें तो GAA-TTC उसके सीक्वेंसेस है, जिसमें वो कट कहाँ लगाता है। GAA-TTC उसके रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं, लेकिन वो कट लगाएगा G और A के बिल्कुल बीच में। ठीक है, जी और ए के बीच में लगा रहा है, जो कि सेंट्रल पार्ट नहीं होता। इस वजह से होता क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर से कट नहीं लगाते हैं, दोनों हेलिक्स को कट करते हुए जाते हैं और अवे फ्रॉम द सेंटर। इसीलिए स्टिकी एंड्स बनते हैं। स्टिकी एंड्स बनने की वजह से जो दो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो आराम से जुड़ पाते हैं, मतलब न्यूक्लिक बेसेस जो होते हैं, नाइट्रोजीनस बेसेस, सॉरी, नाइट्रोजीनस बेसेस जुड़ पाते हैं। अभी गैप को फिल करने के लिए जरूरत होती है लाइगेज की, तो डीएनए लाइगेज वहां पर काम करता है। तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट की बात करते हैं हम। डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं बाकी फ्रेगमेंट से, वो हमें इसमें पढ़ना है। मदद लेंगे हम इसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट के लिए हम मदद लेते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसकी डिफाइन की अगर हम बात करें, सो द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस results in the fragments of DNA. These fragments can be separated by using gel electrophoresis. कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स कट कर लिए हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने मीडियम लिया, उस मीडियम में हमने अपना जेनेटिक मटेरियल, जो भी हमारा रिक्वायर्ड जेनेटिक मटेरियल था, वो जेनेटिक मटेरियल हमने उसमें डाल दिया, है ना। रिक्वायर्ड जेनेटिक मटेरियल हमने इसमें डाल दिया, जो भी जेनेटिक मटेरियल था, और इसके साथ साथ हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी डाल दिया। ये डाल दिया हमने, मान लेते हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया। और इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कट कर दिए, बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कट करके यहाँ पे छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो फ्रेगमेंट्स कट करने का काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस का था। अब यहाँ पे जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं, उन सभी फ्रेगमेंट्स में से हमें चाहिए हमारा डिजायरेबल फ्रेगमेंट। और उसके बेस पेयर्स भी होते हैं कि भाई हमें इतना बेस पेयर का फ्रेगमेंट चाहिए, क्योंकि हम जिस तरीके के होस्ट को यूज कर रहे होते हैं उस पर भी डिपेंड करती है। मतलब वेक्टर, जो वेक्टर हम यूज कर रहे हैं, कौन सा वेक्टर यूज करेंगे, क्या हम प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं, कॉस्मिड यूज कर रहे हैं, पेज मेड यूज कर रहे हैं, या हम कोई बैक्टीरियोफेज यूज कर रहे हैं,
सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है फ्रेगमेंट भी लेते हैं। तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से फ्रेगमेंट कर दिए, लेकिन अब उन फ्रेगमेंट को सेपरेट करने की बात होगी, तो सेपरेट कैसे करेंगे? सेपरेट करने के लिए ही प्रोसेस है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, नाम से समझ आता है, जेल मतलब हम एक जेल का यूज करेंगे। कौन सा जेल होगा? ऑब्वियसली एगेरोस जेल होता है, एगेरोस, GA। ठीक है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब हो जाता है कि हम इस टेक्निक में इलेक्ट्रिक करंट की मदद लेंगे, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोड्स की मदद लेंगे। दो इलेक्ट्रोड्स की जरूरत पड़ेगी हमें, एक तो एनोड की जरूरत पड़ेगी और एक पड़ेगी हम लोग को कैथोड की। एक एनोड की जरूरत पड़ेगी और एक हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? कैथोड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो दो इलेक्ट्रोड की जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जेल है, हमें इलेक्ट्रोड्स की जरूरत है, दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए, एनोड और कैथोड। अब देखिए, क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड। एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ना। और डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑब्वियसली वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ? किसकी तरफ मूव करेगा? वो मूव करेगा एनोड की तरफ। ठीक है, तो बस यही प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं, और इसी की वजह से हम देख पाएंगे कि भाई हम जैसे ही बैटरी को ऑन करेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जनरेट हो जाएगी तो मैट्रिक्स के थ्रू डीएनए जो है वो मूव करने लग जाएंगे, जू वैसे, जैसे मतलब समझ जाओ तुम लोग। ठीक है, रेस लगेगी अभी सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स में, और आगे वही पहुंचेगा जो सबसे छोटा होगा, है ना। एक वो होता है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो बस वैसे ही समझो, जो सबसे ज्यादा छोटा होगा वो उतना ही आगे तक पहुंचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमने बैटरी ऑन की, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, अभी जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। पर इसमें एक जेल है, उस जेल का नाम है एग्रोस जेल। उस एग्रोस जेल की खासियत के बारे में समझते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्रोस जेल की। ये जो एग्रोस जेल है ना, ये पोर जेल है। पोर जेल का मतलब होता है इसमें पोर्स होते हैं, बिना पोर्स के तो वैसे भी वही रास्ता नहीं मिलने वाला डीएनए के मॉलिक्यूल्स को। सो पोर्स तो भाई जरूरी है ना। तो पोर जेल है। दूसरी चीज, ये वीड के द्वारा, सी वीड जो होता है उस सी वीड से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और हाईली यूज्ड है, सबसे ज्यादा यूज इसी का किया जाता है, हाईली यूज्ड। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है, ये आपको समझना है इतनी बार। तो ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अब एक बार थोड़ा इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बाकी की चीजें समझते हैं। सो सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो ये हम लोग को पता है कि डीएनए फ्रेगमेंट कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये किसकी तरफ मूव करेंगे? ये मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, जैसे ही हम बैटरी को ऑन करेंगे ये मूव करने लग जाएंगे एनोड की तरफ। ठीक है, किसके थ्रू? एक मीडियम के थ्रू। मीडियम क्या है? मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ अडे द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एगरोस, जैसा कि मैंने कहा अभी आपसे। सो कॉमनली, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज एगरोस। एगरोस है क्या, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो एक बात लिखी हुई है, एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिख लेना कि ये भाई नेचुरल पॉलीमर है, ये भी लिख लो, नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीवीड से। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, सो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट मतलब रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एगरोस जेल। मतलब एगरोस जेल में सीविंग इफेक्ट जो प्रोवाइड वो करता है,
मतलब उसमें बहुत सारे छोटे 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 पोर्स होते हैं। दिस दिस इज जस्ट लाइक अ सीव, चलनी वगैरह जो होती है उसकी तरह है। तो एक सीविंग इफेक्ट मिलता है, और पोर्स जो है वो आराम से सेपरेट होते जाते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग। जो बड़े बड़े होते हैं, जो उन पोर्स में से निकल नहीं पा रहे, वो पीछे ही रह जाएंगे। जो निकल गए लेकिन बहुत मशक्कत के बाद आगे पहुंच रहे हैं, मतलब बहुत मुश्किल के साथ आगे पहुंच रहे हैं, वो उनको समय लगेगा। छोटे वाले जो होंगे वो आराम से निकल जाएंगे, फ्लो बनेगा उनका, मतलब आराम से निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। सो मतलब ये चीज याद रखें कि प्रिंसिपल क्या है, बेसिस या प्रिंसिपल यही है कि हमने जो जो जेल यूज किया है उसमें डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो साइज के अकॉर्डिंग निकल रहा है। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो रहा है। किसके थ्रू? सीविंग इफेक्ट के थ्रू, जो कि एग्रोस जेल ने प्रोवाइड किया है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाता है, हेंस द स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। कहने का मतलब ये है, जितना फ्रेगमेंट का साइज छोटा होगा उतनी ही ज्यादा दूर तक वो पहुंचेगा। ठीक है। और साइड से बनाने की जरूरत नहीं है, हम फिगर में कर लेंगे। खैर, फिगर में ही हम बहुत सारी चीजें समझ लेंगे। तो मैं आपको पहले फिगर में ही बता देती हूँ, है ना। चलो, देखो जरा फिगर देखो। देखिए भाई, फिगर देखिए, फिगर में ही हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है ना, इनको बोलते हैं वेल्स। मतलब थोड़ा डीप पोर्शन है, यहीं पर लोड किया जाता है। वेल जो पोर्शन है, इन्हीं पोर्शन में लोड किया जाता है। ठीक है। सैंपल जो है वो यहीं पर लोड किया जाता है, यहीं पर रिलीज कर दिया जाता है। और 1 2 3 4 जो मार्किंग है, ये वेल की मार्किंग है, क्योंकि हमें यही पता होगा कि हमने मतलब किस वेल में जो अपना सैंपल रखा है। कंफ्यूज हो जाएंगे तो एक लेबलिंग करेंगे, सिस्टम के हिसाब से चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे ये जो वेल है, इन वेल में डाल दिया है अपना सैंपल। और उसके बाद जो फ्रेगमेंट्स है, मतलब उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे बैटरी बना देते हैं ना। ये बना दी हमने, लेकिन बैटरी बनी कैसे है, मैं ऊपर बना देती हूँ, ऊपर वाले पोर्शन में बना देती हूँ, क्योंकि नीचे है इन्होंने लेकिन कर रखी है। वैसे वेल लिखा हुआ है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। बैटरी का सिंबल बनाना, सब सिंबल बना दो। ठीक है। बैटरी लिखना चाहो लिख दो, अब मैंने लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बैटरी है, यहाँ कैथोड होगी, यहाँ लिखना कैथोड। आपकी एनसीईआरटी बुक में लेबलिंग नहीं है, और लेबलिंग कर लेना, ये एनोड लिख लेना है। ठीक है। एनोड के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव बना लेना, कैथोड के ऊपर नेगेटिव बना लेना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है, कैथोड जो है वो नेगेटिव है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स है, वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज है, ये उनके ऊपर लिख देना। हमने जो सब्सटेंस था वो हमने यहाँ पे लोड कर दिया, जो भी हम लोड कर सकते थे वो हमने यहाँ पे लोड कर दिया, जो हमारा सैंपल था वो हमने लोड कर दिया। और उसके बाद हमने बैटरी को ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, जिसकी वजह से डीएनए के पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, मतलब एनोड की तरफ। इनमें है पोर्स, तो आप देख सकते हैं फार, मतलब बड़े वाले। ये देखिए, लार्जेस्ट पीछे रह गए, स्मॉलेस्ट छोटे छोटे जो है वो आगे पहुंच गए। तो जिस डीएनए स्ट्रैंड का जितना बड़ा साइज होगा वो उतना पीछे रहेगा, जिस डीएनए स्ट्रैंड का जितना छोटा चार्ज होगा, साइज होगा, वो उतना आगे जाएगा। यही है यहाँ का प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये थी लेबलिंग की बात। इसमें जो कुछ भी लेबल करना चाहो लेबल कर लो आप लोग, क्योंकि फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ पढ़ेंगे। और ये जो चीजें साइड में लिखी है ना, ये साइड में जो चीजें लिखी है वो चीजें लिख लो।
फर्क होता है हर चीज का, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को फॉलो करो, थोड़ा सुनोगे समझ आएगा, लेकिन लिखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा, चीजें अपने आप लिख लो। हो गया ना? चलो ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में इन लोगों ने क्या बताया है, ये भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, द सेपरेटेड डीएनए fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as lithium bromide, followed by exposure to UV radiations. You cannot see pure DNA fragment in the visible light and without staining. So you can see bright orange color bands of DNA in lithium bromide stained gel exposed to UV light. The separated bands of DNA are cut out from agarose gel and extracted from the gel piece. So बात की बात है, पहले समझते हैं कि भाई फ्रेगमेंट जो होना था, जितने सेपरेट होने थे उतने सेपरेट हो गए, अभी बंद किया जाए इसको, ठीक है, और इस जेल को उठा के लेके जाएंगे हम, स्टेनिंग की बात करेंगे, स्टेनिंग होगा, स्टेनिंग के बाद एक्सपोजर होगा। सो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स आपने सेपरेट किए हैं, इनको देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए जरूरी है कि आप इसको स्टेन कर दो, लेकिन जिस कंपाउंड से स्टेन किया जाता है उस कंपाउंड का नाम इथियम ब्रोमाइड है। अभी देखो, ध्यान करो, आप लोगों ने अपने स्कूल में जो स्लाइड्स देखी हैं, जो भी आप सेक्शन व्यू देखते हो स्कूल में, जो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाया जाता है, उसमें आपने देखा होगा कि बड़े कलर कलर दिखते हैं आपको, है ना? कॉटन ब्लू कलर दिख रहा है, पिंक दिख रहा है सैपनिन की वजह से, या कोई भी दूसरा जो कलर आपको दिख रहा है, वो किसकी वजह से? स्टेनिंग की वजह से, जो आप कलर प्रोवाइड करा रही हो उसमें। ये कलर क्यों होते हैं? कलर की वजह से पता है क्या होता है? कलर की वजह से, अगर मैं सेल्यूलर डायग्राम की बात करूं, तो सेल्यूलर डायग्राम में जो स्टेनिंग की जाती है, वो बहुत ईजी हो जाती है डिफ्रेंशिएट कर पाना अलग अलग पार्ट्स को, है ना? तो स्टेनिंग की वजह से अलग अलग पार्ट्स डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत ईजी हो जाता है। क्लियर? दूसरी चीज अगर हम बात करें यहाँ पर डीएनए के मॉलिक्यूल्स की, तो भाई डीएनए के मॉलिक्यूल नहीं दिखेंगे, ट्रांसपेरेंट है, आपको नहीं दिखने वाले, विजिबल लाइट में आप स्टेनिंग नहीं करोगे तो आपको नहीं दिख पाएंगे, और जब दिख ही नहीं पा रहे तो फिर सेपरेट कैसे होंगे, है ना? तो इसीलिए जरूरी है कि आप उसको पहले स्टेन करो। तो यहाँ पे जो स्टेनिंग यूज की जाती है, एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप के, कि भाई स्टेनिंग किससे करें, हम विजुअलाइज कैसे करेंगे, हाउ कैन डीएनए विजुअलाइज, या हाउ डीएनए कैन बी विजुअलाइज आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ड्यूरिंग ही बोलो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी तो प्रोसेस चल रही है ना? ये भी डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही पार्ट है, सो हम ये बोल सकते हैं। तो भाई यहाँ पर याद रखना है आपको कि विजुअलाइज करने के लिए हमें जरूरत है स्टेन करने की, और यहाँ पे जो स्टेनिंग यूज की जाती है, उस स्टेनिंग का नाम है इथियम ब्रोमाइड। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने स्टेन कर दिया, स्टेन करने के बाद आपको एक्सपोज करना होगा उसको यूवी रेडिएशंस में। सो ये पूरा ही याद कर लेना है आपको, एक्सपोजर टू फॉलोड बाय, मतलब उसके बाद आपको एक्सपोज करना होगा उसको यूवी रेडिएशंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट, यूवी रेडिएशन से आपने उसको एक्सपोज कर दिया, आपको फ्रेगमेंट्स जो है वो दिखने लग जाएंगे ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड की फॉर्म में। किस फॉर्म में? ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड आपको दिखने लग जाएंगे, आप इजीली उसको विजुअलाइज कर पाएंगे।
ठीक है, तो कैसे बैंड दिखेंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के। ठीक है, इतना काम हो जाएगा। इतना हो गया, हमें बैंड्स दिख गए। हमने देख लिया कि कौन सा बैंड हमारे जरूरत का है, हमारे कौन सा जरूरत का नहीं है, हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, वो देखिए। सिलेक्ट करने के बाद जो भी सेपरेटेड बैंड होता है वो कट किया जाता है, कट करके अलग कर लिया जाता है एग्रोस जेल से। ठीक है, अलग करने के बाद फिर उस पीस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जो स्टेप होता है इसको हम लोग इल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इल्यूशन। सो डीएनए का जो बैंड है उसको हमने सेपरेट किया। कैसे, हमने उसको एग्रो जेल के साथ कट किया, फिर उसको एग्रो जेल के पीस से एक्सट्रैक्ट किया, अलग किया, और इसी स्टेप का नाम इल्यूशन है। अब जो डीएनए का फ्रेगमेंट है उसको हमें क्या करना है, डीएनए फ्रेगमेंट को प्यूरिफाई करना है। क्यों, क्योंकि भाई हमें आरडीएनए बनाना है, हमें उसके साथ और कुछ नहीं चाहिए, हमें उसको प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाइड डीएनए जो होगा, वो प्यूरिफाइड डीएनए क्या है, क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट किया जाएगा। So the DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vector. ओके, तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से थी। हाईलाइट कर लो ये सारी चीजें, ऐसे का ऐसे याद कर लेना, काम चल जाएगा। काम नहीं, दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। हो गया इतना, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये तो थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात। हमने जो हमारा डिजायर्ड जीन था वो डिजायर्ड जीन जो है सेपरेट कर लिया है। अभी हमें क्लोनिंग वेक्टर के साथ उसको क्या करना है, इंसर्ट करना है। सो क्लोनिंग वेक्टर क्या है, क्लोनिंग वेक्टर हम उस वेक्टर को बोल रहे हैं। पहली चीज तो वेक्टर, वेक्टर वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारे डिजायर्ड जीन को होस्ट तक पहुंचाएगा और होस्ट की नेक्स्ट जनरेशन तक भी पहुंचाएगा। और क्लोनिंग वेक्टर मतलब उसी वेक्टर को बोल रहे हैं क्योंकि हम उससे क्लोन्स बनवाने वाले हैं, है ना, इसीलिए। So you know that plasmid and bacteriophages have the ability to replicate within bacterial cell independent of the control of the chromosomal DNA. Bacteriophages, because of their high number per cells, have very high copy number of their genome within the bacterial cell. Some plasmids may have only one or two copies per cell, whereas other may have 15 to 100 copies per cell. So their number can go even higher if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA. We can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage. कहने का मतलब ये है कि आप लोग प्लाज्मिड के बारे में सभी जानते हैं कि जो प्लाज्मिड है या बैक्टीरियोफेजेस के पास रेप्लिकेट करने की एबिलिटी जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर इंडिपेंडेंटली है। दोनों ही कैसे, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं। अभी देखो, बैक्टीरियोफेज क्या, हमारी बॉडी में सभी वायरसेस इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं, तो बैक्टीरिया की बॉडी में बैक्टीरियोफेज भी करेगा। प्लाज्मिड आप कह सकते हो। सो मतलब सीधे से शब्दों में कहा जाए, दोनों ही इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं। जिनको बैक्टीरिया से मतलब नहीं है वो अपना अलग ही काम करेंगे। अब प्लाज्मिड तो इनका ही खुद का ही जेनेटिक मटेरियल होता है, तब भी वो किसी का कंट्रोल में नहीं है, क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल में नहीं होता, वो अपने आप ही काम करता है।
यहाँ पे जो पहली चीज आएगी वो बैक्टीरियोफेज की आएगी। जो आपको पहली चीज पढ़नी है वो बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़नी है। उसके बाद इन्होंने प्लाज्मिड के बारे में भी बताया है। तो बैक्टीरियोफेज का तो आप लोगों ने समझ रखा है कि भाई इसका कॉपी नंबर कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, हाई कॉपी नंबर होता है। और इसके साथ साथ पहली चीज तो एक सेल में नंबर ही इनका हाई होता है। एक, क्योंकि देखो वायरसेस कोई भी है, सभी वायरसेस बहुत फास्ट रेप्लिकेट करते हैं। हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि जब तक ये बाहर है तब तक कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सेल में एंटर करने के बाद ये फिर रुकते नहीं है ना। तो बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे, तो इनका कॉपी नंबर बहुत है, इनके जीनोम का कॉपी नंबर बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो मतलब सीधा सीधा ये है कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल बहुत कॉपी करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं। इसके साथ साथ प्लाज्मिड की बात करो तो कुछ प्लाज्मिड जो है उनके पास सिर्फ एक ही या फिर दो कॉपी होती है पर सेल, मतलब एक या दो कॉपीज बना सकते हैं। वहीं पे कुछ कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो कि 15 से 100 कॉपीज तक बना सकते हैं एक सेल के अंदर। तो ये देखो बहुत ही मतलब ऐसी अलग सी बात है। मैंने भी आप लोगों को बता रखा है कि प्लाज्मिड जो है वो प्लाज्मिड इतनी सारे मतलब क्यों इतना ज्यादा यूज किया जाता है, रीजन क्या है यूज करने का, रीजन क्या है इतना ज्यादा यूज करने का, क्योंकि इसका कॉपी नंबर ज्यादा। लेकिन हाँ कुछ प्लाज्मिड ऐसे हैं, किसी किसी स्पीशीज के प्लाज्मिड ऐसे हैं जिनका कॉपी नंबर हो सकता है एक ही हो सकता है दो हो एक सेल के अंदर। ठीक है, तो एक ही कॉपीज है सेल के अंदर या दो ही कॉपीज है, तो वहां बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि एक दो कॉपीज का मतलब बहुत कम कॉपीज हो गए, उससे कम भी क्या होगा, मतलब एक से भी कम क्या होता है। सो देयर नंबर कैन गो इवन हायर। अभी 15 से 100 कॉपीज पर सेल हैं किसी किसी बैक्टीरिया में, और ज्यादा भी हो सकती है। If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid और bacteriophage। कहने का मतलब है अगर हम एलियन पीस ऑफ डीएनए मतलब अपना डिजायर जीन लिंक कर देते हैं बैक्टीरियोफेज से या प्लाज्मिड डीएनए से, जिससे भी लिंक करना चाहें, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके नंबर को उसके कॉपी नंबर के बराबर। ठीक है, तो अगर दो कॉपी नंबर होता है तो दो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसका। ठीक है, मतलब उसका जो नंबर है वो उतना ही होगा जितना कॉपी नंबर है। चलो ठीक है, ये तो आप समझ चुके होंगे। अब वेक्टर used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। कहने का मतलब कुछ इस तरह से है, कहने का मतलब कुछ इस तरह से है कि आज के टाइम पे बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो कि इंजीनियर्ड वेक्टर यूज किए जा रहे हैं। वेक्टर यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर, और इस तरह से इंजीनियर किया जा रहा है, मतलब मैनिपुलेट किया जा रहा है या कंट्रोल किया जा रहा है कि वो हमारे लिए मतलब रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करवाने लायक हो। मतलब ऐसा हो कि हम उस प्लाज्मिड की मदद से पता कर पा रहे हो कि भाई रिकॉम्बिनेंट कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, इजीली लिंक कर पाए हम उसके साथ फॉरेन डीएनए के मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो फॉरेन डीएनए मतलब डिजायर्ड डीएनए जो हमारा है उसको हम इजीली लिंक कर पा रहे हैं, हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ऐसा ही हमें चाहिए वेक्टर, और ऐसे ही वेक्टर आज के दौरान बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सक्सेसफुल है वही आगे बढ़ेगा। तो वेक्टर के का पास क्वालिटी जो यहाँ पे देखी जाती है जिस दौरान इनको बनाया जाता है वो रहता है पहली कि भाई ये इजी लिंक कर दिए, मतलब इनसे इजीली हम जो भी जीन है उसको लिंक कर पाए और हम सिलेक्ट कर पाए रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को इजीली। उसके बाद बात आती है कि द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। मतलब जो आपको दिए जा रहे हैं कुछ फीचर्स हैं जो कि जरूरी है क्लोनिंग करवाने के लिए, मतलब क्लोनिंग फैसिलिटेट करवाने के लिए किसी भी वेक्टर में। जैसे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात कर लें तो हमें जरूरी मतलब चाहिए ही चाहिए, अगर हमें रेप्लिकेशन करवाना है
जो हमारा डिजायर्ड जीन है, हमें उस डिजायर्ड जीन की क्लोनिंग अगर करवानी है एक वेक्टर के साथ या वेक्टर में, तो हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए, जिसको हम लोग ओराई बोलते हैं। अभी ओराई के बारे में आप सभी जानते हैं, ये वो सीक्वेंसेस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और हम चाहते हैं कि ओराई वाली जगह पे ही हम लोग क्या करें, मतलब इसी के साथ हम लिंक करें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो इंश्योरेंस हमें एक मिल जाता है। हम इंश्योर कर सकते हैं कि नहीं कॉपीज बनेंगे। ठीक है, चलो तो सो दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। तो देखो ये हम काफी बार समझ चुके हैं कि व्हाट आर दीज सीक्वेंसेस आर रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस, है ना। तो ये वाली लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर आप यहाँ पर लिंक करते हैं तो रेप्लिकेशन हो पाता है इसका होस्ट सेल में। अब ये जो सीक्वेंसेस होते हैं, ये सीक्वेंसेस कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करते हैं, ये भी हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि दी सीक्वेंसेस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर, क्योंकि जितने रेप्लिकेशन करवाएगा उतनी कॉपीज बनेंगी। रेप्लिकेशन इज इक्वल टू कॉपी कॉपी नंबर, है ना, उसी हिसाब से तो भाई कॉपीज बनेंगी। सो ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कॉपी नंबर को ऑफ लिंक्ड डीएनए। हमारा जो लिंक डीएनए होता है हम उसकी कॉपी बनवाना चाहते हैं, हमें वेक्टर से असल में कोई मतलब है नहीं, पर क्योंकि वेक्टर ही ये काम करवा सकता है इसीलिए वेक्टर से मतलब है ना। सो इफ वन वांट to recover many copies of the target DNA, it should be cloned into a vector whose origin support high copy number। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारी कॉपीज चाहिए, आप बहुत सारी कॉपीज चाहते हैं अपने टारगेट डीएनए की, तो आपको एक ऐसा वेक्टर यूज करना पड़ेगा जिसका क्लोनिंग नंबर कैसा है, जिसका क्लोनिंग नंबर ज्यादा है। ठीक है, हाई क्लोनिंग नंबर, उसको आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमने बैक्टीरियोफेज देखा, हमने एक ऐसा प्लाज्मिड देखा जिसका कॉपी नंबर एटलीस्ट मतलब ये दूसरा वाला टाइप एक दो वाला कॉपी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, इतना कम कॉपी नंबर का क्या करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सिलेक्टेबल मार्कर्स। ये पोर्शन है थोड़ा सा जाएगा किसी बच्चे, देखो सिलेक्टेबल मार्कर्स, दूसरा पोर्शन सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब एक ओराई के साथ साथ, ओराई के साथ साथ वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर्स भी होने चाहिए जो कि हेल्प करते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम होता है हेल्प करने में कि हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। और जब आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो भाई ट्रांसफॉर्मेंट भी हम एलिमिनेट कर पाते हैं, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एलिमिनेट कर पाएंगे और सिलेक्ट कर पाएंगे किसकी हमें ग्रोथ करवानी है, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में सिलेक्शन करवाने का काम है इनका। सो दीज आर कॉल्ड सिलेक्टेबल मार्कर्स। अभी आप मार्कर की वजह से क्या कर पा रहे हो, हाइलाइटर है आपके पास, मान लो मार्कर है, उसकी वजह से जो भी चीज आप मार्क कर देते हो, मार्क का मतलब क्या है कि वही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज से मतलब नहीं है। तो ऐसे ही ये मार्कर हैं जो कि सिलेक्ट करवाते हैं, मतलब इन ये मार्कर्स जिन पे आपको मिलेंगे या इन मार्कर्स की मदद से आप बोल सकते हो कि नहीं हमें तो इसी चीज की जरूरत है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो आप नॉन ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसीजर है जिसके दौरान होस्ट बैक्टीरियम पीस ऑफ डीएनए को अपने पास लेगा, मतलब अपनी बॉडी के अंदर पहुंचा लेगा या अपने सेल के अंदर पहुंचा लेगा। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की डिफाइन अगर पूछी जाती है तो आपको ये लिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम। ठीक है, एक ऐसी प्रोसीजर जिसके दौरान डीएनए का पीस जो है होस्ट बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट किया जाता है। नॉर्मली द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये यूज किया जाता है एज अ selectable markers for E. coli। ठीक है, बट नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो कि
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, एम्पीसिलिन है, क्लोर एम्पी निकोल है, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है। ये सिलेक्टेबल मार्कर्स यूज होते हैं ई कोलाई में। ई कोलाई की भाई बात की जा रही है क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, तो ई कोलाई की बात कर रहे हैं। ओके, अब देखो ई कोलाई जो है वो कैरी नहीं करता है कोई भी रेजिस्टेंस, इस पॉइंट को स्टार लगा लेना, याद रखना है इस पॉइंट। ठीक है, ई कोलाई के पास नेचुरली इनमें से किसी भी रेजिस्टेंस की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास कोई ऐसा जीन नहीं है जो कि एम्पीसिलिन को रेजिस्ट करे, कोई ऐसा जीन नहीं है जो कि क्लोर एम्पिरिकोल को रेजिस्ट करे, कोई ऐसा जीन नहीं है जो कि टेट्रासाइक्लिन को या स्कैनामाइसिन को करे रेजिस्ट। ठीक है, ये हम उसके पास ये प्रॉपर्टी मतलब हम इंसर्ट करते हैं, ऐसा कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। नेक्स्ट आता है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट वो साइट है जहां से क्लोन बनना स्टार्ट होंगे, मतलब रिकॉग्निशन साइट। In order to link the alien DNA, the vector needs to have a very few preferable single recognition site for commonly used restriction enzyme। जो commonly used restriction enzyme है उसके लिए हम चाहते हैं कि एक ही रिकॉग्निशन साइट हो, क्योंकि एक से ज्यादा होगी वो कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत सारे कट लगा के रख देगा। जितने ज्यादा कट लगेंगे उतना ज्यादा दिक्कत आनी है, तो हमें चाहिए एक सिंगल कट जिससे कि वहां पर इंसर्ट हो हमारी कॉपी, जो भी हम इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी है कि एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए प्लाज्मिड में। तो जो भी प्लाज्मिड हम यूज कर रहे हैं उस प्लाज्मिड में एक एंजाइम के लिए एक साइट, तो वन एंजाइम और वन रिकॉग्निशन साइट, ये प्रेफर करते हैं। क्योंकि अगर एक से ज्यादा हुए तो वन कट लगेगा, मतलब अगर एक है तो एक ही कट लगेगा, लेकिन एक से ज्यादा हुआ तो फिर बहुत सारे कट लगेंगे। सो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन अ वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है। डिसएडवांटेज क्या रहेगा, ये प्रॉब्लम की बात कर लो डिसएडवांटेज ना करते हुए। प्रॉब्लम क्या आएगी अगर एक से ज्यादा कॉपीज ये बना दें, तो दिक्कत क्या आएगी, तो प्रॉब्लम तो यही है भाई। प्रॉब्लम तो यही है कि अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट आप यूज कर रहे हो वेक्टर में, तो मतलब ये है कि भाई प्रोसेस जो है वो जीन क्लोनिंग की बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में बहुत सारे कट लगा दिए, बहुत फ्रेगमेंट। चलो ये बात तो समझ ही गए होंगे आप। अब देखो, जो जीन आप लाइगेट कर रहे हो वो कहाँ लाइगेट करोगे, रेस्ट्रिक्शन साइट पे, इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये देखो आ गई ना बात वहीं पर, आई कि नहीं आई बात, आ गई ना, वहीं आ गए हम घूम फिर के। जो हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्लाज्मिड में इंसर्ट किया है, उसी जगह पर, उसी के बीच में आपको, बीच में मतलब कहीं पर भी विद इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, आपको अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट करना है या लाइगेट करना है। इसीलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट एक ही चीज है। ठीक है, तो मतलब सीधा सीधा ये है कि हमने जो प्लाज्मिड लिया है उस प्लाज्मिड में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एटलीस्ट एक की बात करेंगे वो है, उसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के भी बीच में एक रिकॉग्निशन साइट होगी, वहीं पर हमें अपना जेनेटिक मटेरियल जो है, मतलब डिजायर्ड जीन जो है वो इंसर्ट करना है। क्योंकि अगर वो वहां इंसर्ट हो जाता है तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी खत्म, और जब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो हमें भी समझ आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर हमारा जीन जो है इंसर्ट हो गया है। ठीक है, क्लियर है। तो आप खुद, आपको यही चीज भाई दिमाग लगाने वाली है, आपको यही चीज सोचनी है कि जब हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, जब इस जीन में हम अपने डिजायर्ड जीन को
इंसर्ट कर देंगे, ये हमने डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर दिया, ये अपना डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर दिया। तो अब इसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये लूज कर देगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। लूज करेगा कि नहीं करेगा भाई, बिल्कुल करेगा लूज। अब इसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं होगी क्योंकि आपने बीच में इंसर्ट किया, जिससे भाई सीक्वेंसेस बिगड़ गए। जब सीक्वेंस बिगड़ गए तो अभी थोड़ी ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है इन्होंने यहाँ पर। जैसे कि यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट बाम H1। तो उसके लिए पहले हम PBR322 एक बार अच्छे से देख लें। ये तो डायरेक्ट ऐसे मतलब कूद के पढ़ते हैं टॉपिक्स के बिल्कुल बीच में ऐसे लाइन रख देते हैं। दिस इज PBR322। PBR322 में अगर हम रिकॉग्निशन साइट की बात करेंगे तो शुरुआत होती है यहाँ पे ओराई से। ओराई है यहाँ पे 7:30, सुबह 7:30 बजे जाते हैं। ठीक है, बाकी प्रेयर वगैरह या एक पीरियड नहीं बोलेंगे हम, तो बाकी 9 बजे के दौरान ये एंटर करते हैं फर्स्ट क्लास में। प्रशांत है, और प्रशांत ले लो, या फिर आप, मैंने पिस्ता लिया था वैसे, पिस्ता और पवन है। थोड़ा पिस्ता याद रहता है, हम भी याद रहता है अभी, कोई भी जिसके ST आ जाता हो। तो ये दोनों फर्स्ट क्लास में एंटर करते हैं, फर्स्ट डे जा रहे हैं स्कूल। तो सभी फर्स्ट डे स्कूल गए हैं। ठीक है, सभी फर्स्ट डे स्कूल गए हैं, तो सबके आगे फर्स्ट आएगा। आप अगर PBR322 करके आते हो, मैंने टेस्ट में देखा था, आप PBR322 जब बना के आते हो तो बाकी सब कुछ सही लिखते हो, आप 1 नहीं लिखते हो। तो ये जो रोमन नंबर है ना, 1 2 3 जो भी यूज हो रहा है, वो भाई लिखो, लिखो। फर्स्ट डे की बात हो रही है, फर्स्ट डे ये 9 बजे से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डे शुरुआत होती है इनकी क्लास की। ओरिजिन मतलब लगभग सब 7:30 बजे ही, 8 बजे के दौरान हो जाते हैं। तो वो ड्यूरेशन है ये, दोनों जाते हैं। ठीक है, पिस्ता है, पवन है, दोनों पहुंच रहे हैं क्लास में। क्लास में पहुंचने के बाद किसके साथ जाएंगे? अमन के साथ जा रहे हैं, है ना। और उसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये नेक्स्ट क्लास जाते हैं, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की क्लास जो लगभग 11 बजे के आसपास क्लास है इनकी, वो भी फर्स्ट ही मतलब क्लास है। तो इकोनॉमिक्स की क्लास में जाते हैं, 3 बार जय हिंद बोलते हैं, जय हिंद बोल के चले जाते हैं बाहर। ठीक है, तो 12:30 के करीब आप बोल सकते हो, 12 12:15 के करीब ये जय हिंद बोल के क्लास से निकल गए। ठीक है, क्लास से निकलने के बाद ये टहलते हुए जा रहे हैं, और टहलते हुए यहाँ पर ये लोग एक तरीके से, मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे सलमान भाई हैं, है ना? साल टहलते हुए जा रहे हैं, 3 बार जय हिंद बोल के। ठीक है, यहाँ पे इनको जरूरत पड़ेगी बाम की, क्योंकि भाई सलमान भाई के सामने आप समझ सकते हो कि सलमान भाई के सामने कोई भी आएगा धुन दिया जाएगा, है ना। तो धुन देने की बात हो रही है, तो भाई जो भी जिस भी तरीके से है, तो सलमान भाई जो है वो बाम लेके चलते हैं साथ में। सो 3 बार जय हिंद बोल के निकलते हैं सलमान भाई। सलमान भाई जो है वो टहलते हुए जा रहे हैं बाम लेते हुए। ठीक है, बाम साथ में लेके चलते हैं ये। उनको मालूम है मैं पीटूंगा किसी को, पीटूंगा उसको दर्द होगा, तो उसको बाम देने के लिए बेटा बाम लगा लिया। ठीक है, अभी दूसरे दिन जब इनकी सबकी जो भी इन्होंने काम किया, तो कई वही लगा दिया, मतलब अच्छे तरीके से धुन दिया। धुनने के बाद दूसरे दिन कोई नहीं आता, जो भी इन्होंने लड़ाई लड़ाई वगैरह की है, दूसरे दिन सब एबसेंट है। और अब सिर्फ इनमें से जो पवन है वो डेली आता है, वो रोज आता है पवन, बाकी सब एब्सेंट है। तो ये कुछ इस तरह से ऐसी छोटी सी ट्रिक थी जो आपको समझनी थी। इसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आप अपने हिसाब से कर लो, लेकिन इस ट्रिक के साथ अगर आप फिगर बनाते हो तो डेफिनेटली आपको ये कभी नहीं भूल पाओगे, याद तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट। इको, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, क्लावन, हिंद 3, BAM H1, साल 1 और PVU सेकेंड। लेकिन यहाँ पे दो ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर है, सिलेक्टेबल मार्कर है, एक एम्पीसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन। हम यूज करेंगे सबसे पहले BAM H1 वाली रेस्ट्रिक्शन साइट को। हम लेके आते हैं BAM H1 के एंजाइम को। ठीक है, तो देखो जरा ये क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं।
इतना बताओ मेरे को, इतना समझ में, पहले आप ऐसा करो, इसको हाईलाइट ही कर लो, सब छोड़ो। जो हाईलाइट करने की बात मैंने की है, पहले आप हाईलाइट करो, एक बार थोड़ा सा देख लो, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, है ना, क्योंकि अभी तो लंबी प्रोसेस आएगी, लंबी भी नहीं है बहुत ज्यादा, तो आपको थोड़ा समझना है। एनसीईआरटी वालों ने तो मतलब इतना शॉर्ट में डाला है, बट कोई नहीं। हो गया, चलिए तो बढ़ते हैं। देखिए, एक बार में इसको पढ़ लेते, और मैं आपको बता भी दूंगी कि क्या क्या चीजें हाईलाइट करनी है, लेकिन उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट बाम एच वन। आप लाइगेट का करने चाहते हो, आप लाइगेट करना चाहते हो डीएनए सीक्वेंस को, मतलब अपना जो डीएनए है, फॉरेन डीएनए, उस डीएनए को कहाँ लाइगेट करना चाहते हो? नंबर वन, आप बाम एच वन साइट पे लाइगेट करना चाहते हो, बाम एच वन पे, ठीक है, ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो पूरा है, आप पूरा फिगर में देख सकते हो, उस रेजिस्टेंट जीन में बाम एच वन साइड है, दो है, एक तो बाम एच वन है, दूसरा क्या है, साल वन है। तो आपको बाम एच वन जो है, उस बाम एच वन पे लाइगेट करना है, मतलब चिपकाना है अपना फॉरेन डीएनए, जो भी आपका फॉरेन डीएनए, आपको उस पर वहां पर इंसर्ट करना है ना, ठीक है। सो द रिकॉम्बिनेंट विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। अब आप खुद सोचिए, जब टेट्रासाइक्लिन पे आप इंसर्ट करोगे तो टेट्रासाइक्लिन तो लूज हो जाएगी इंसर्शन की वजह से, है ना, लेकिन but can still be selected out from non-recombinant once by plating the transformant on the tetracycline medium। कहने का मतलब ये है, लेकिन इंसर्शन की वजह से क्या हुआ, इंसर्शन की वजह से टेट्रासाइक्लिन जो है उन बैक्टीरिया में से लूज हो गया, लेकिन आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट यू कैन सिलेक्ट, आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब आपने एक प्लेट में ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब एक प्लेट में आपने लिए थे बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया एक ही जगह होंगे, और दूसरी प्लेट में लिए थे, आपने देखा कि यहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनी, मैं आपको दिखाती हूँ, आपने दो ली है पेट्री डिश, दोनों पेट्री डिश में, एक पेट्री डिश में सारे बैक्टीरिया, हमें नहीं पता कौन रिकॉम्बिनेंट कौन रिकॉम्बिनेंट, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जितने भी बैक्टीरिया हैं प्लेट नंबर ए में और प्लेट नंबर बी में जो बैक्टीरिया हैं वो हमें टेट्रासाइक्लिन के बाद है। तो जब आपने टेट्रासाइक्लिन डाला तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो गए होंगे, है ना, जिनके पास इंसर्शन हुआ होगा वो बैक्टीरिया खत्म हो गए होंगे। देखो, प्लेट बी में से वो बैक्टीरिया खत्म हो गए जिनके पास इंसर्शन पहुंचा, मतलब जिनके पास जीन पहुंचा, और जिनके पास जीन नहीं पहुंचा वो बैक्टीरिया जो है वो क्या है,
वो बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से बैक्टीरिया हैं जिनके पास हमारा इंसर्शन गया? उसके लिए हमने टेट्रासाइक्लिन का यूज किया। तो देखो हमने क्या किया है कि हमने जो टेट्रासाइक्लिन वाली जगह है उस जगह पर इंसर्ट किया, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट खत्म हो गया। अभी तुम टेट्रासाइक्लिन अगर डालोगे ना, तो वो बैक्टीरिया खत्म होंगे। कौन से वाले बैक्टीरिया खत्म होंगे? जिनके पास इंसर्शन गया है। ठीक है। अब काफी बच्चों के दिमाग में जो आता है, मैंने डाउट लास्ट टाइम भी क्लियर कर दिया था, कि जब बच्चों के दिमाग में आता है कि जब वो खत्म ही हो गया तो फिर हमने क्या सिलेक्ट कर लिया। नहीं नहीं नहीं, इस वाली प्लेट से हम सिर्फ कंपैरिजन करते हैं। इस वाली प्लेट में तो वो बैक्टीरिया खत्म हो गए, पर क्या प्लेट ए में खत्म हुए? नहीं। प्लेट ए में हम देखेंगे कि उस कॉर्नर पे जो कॉलोनी थी, वो कॉलोनी अब खत्म हो गई है। इसका मतलब यही है वो कॉलोनी जिसमें इंसर्शन हुआ है। यही है वो कॉलोनी जिसमें इंसर्शन हुआ है, क्योंकि ये कॉलोनी पहले थी, अब वो कॉलोनी नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? तो ऐसे पता चलता है हमें। इस वाली प्लेट, बी प्लेट में खत्म हो गए, वो तो खत्म हो गए, अब कहाँ से आएंगे? जो खत्म हो गया उसको थोड़ी ना वापस लेके आ सकते हैं। लेकिन हम कंपैरिजन करेंगे दोनों प्लेट का, कि भाई जो एक मेरे पास प्लेट है उसमें ये कॉलोनी ऐसे थोड़ा लोकेशन है, और दूसरी कॉलोनी में कुछ इस तरीके की इसकी लोकेशन है, और ये वाली कॉलोनी जो है वो डाई हो चुकी है। तो जो कॉलोनी डाई हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, डिसअपियर हो रही है धीरे धीरे, समझ जाओ वही वो कॉलोनी है जिसके पास इंसर्शन कॉपी है, क्योंकि वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस शो नहीं कर रही है। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में जो है उसको हम देख लेंगे। अब ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम। अब उसके बाद हम लोग एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में इंसर्ट करेंगे। एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में हम देख रहे हैं कि भाई जिसके पास एम्पीसिलिन है वो क्या करेगा, उसको रेजिस्ट कर देगा। ठीक है, तो बस वही चीज है कि भाई अब हमने ट्रांसफॉर्मेंट को ग्रो किया, एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ट्रांसफर कर दिया, और अब हम रिकॉम्बिनेंट्स को ग्रो कर रहे हैं एम्पीसिलिन में, जिसके पास मीडियम, एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, लेकिन नॉट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो हमने सिर्फ रिकॉम्बिनेंट को अब ग्रो कर दिया, किसमें? एम्पीसिलिन में ग्रो कर दिया, जितने भी रिकॉम्बिनेंट्स हैं उन सभी को। ठीक है, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल नॉट ग्रो ऑन द मीडियम। तो रिकॉम्बिनेंट वाले ग्रो करेंगे एम्पीसिलिन में, नॉन रिकॉम्बिनेंट किसी भी मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास तो दोनों जीन है। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब है जिसके पास हमारा जीन नहीं गया है। जिसके पास हमारा जीन नहीं गया है उसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी होगी, उसके पास टेट्रासाइक्लिन प्रॉपर्टी भी होगी, दोनों प्रॉपर्टी होगी। और क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी है, इसीलिए वो दोनों एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करेगा। मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन बोथ मीडियम। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाता रिकॉम्बिनेंट किस में ग्रो करेंगे, एम्पीसिलिन में, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन हमने हटा दिया उसपे से। नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों में ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो कुछ पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी मतलब उनकी खत्म हुई नहीं। सो इन दिस केस वन रिकॉम्बिनेट वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही रेजिस्टेंट जीन की मदद ली है, असल में ली तो दो की है, मतलब एक का मतलब लेने का है इंसर्शन से, हमने सिर्फ एक ही में इंसर्शन किया है। ठीक है, और एक ही एंजाइम की मदद ली है। दूसरा जो हमने यूज किया है, वेयर इज द अदर रेजिस्टेंस, वेयर इज अन अदर रेजिस्टेंस गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग इंसर्शन इनएक्टिवेशन बोलते हैं, क्योंकि हमने इंसर्ट किया इसीलिए जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो गया। अगर हम इंसर्ट नहीं करते तो जीन इनएक्टिवेट नहीं होता। तो इंसर्ट करोगे तो इनएक्टिवेट होगा। ठीक है, तो इंसर्ट किया हमने जीन तो वो इनएक्टिवेट हो गया। अभी देखो सिलेक्शन की बात करो, so सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ cumbersome
procedure because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics. So this is the problem. ये वो प्रॉब्लम है जो कि हर कोई फेस करेगा। आपने जब प्रोसेस पहली बार पढ़ी, अगर आप ऐसे ही प्रोसेस मतलब एनसीईआरटी से पहली बार पढ़ते ना, नहीं समझ पाओगे। सभी बच्चों के साथ यही दिक्कत आती है, वो नहीं समझ पाते कि भाई ये हो क्या गया, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में प्लेटिंग नहीं बताई है, प्लेटिंग बाद में बोली है ना। और वो भी प्लेटिंग उनके दिमाग में नहीं आ पाता क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं किया होता। सो प्लेटिंग वाली बात की उनको नहीं पता होता, तो सबके साथ दिक्कत आती है कि असल में हो क्या रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। और क्योंकि आप ये चीज समझ चुके हैं, इसीलिए अब आप सोचो कि ये एक लॉजिकल मतलब काफी अच्छे लॉजिक का रहती है प्रोसीजर। तो अलग अलग प्लेटिंग होती है, उन प्लेटिंग में कंपैरिजन होता है कॉलोनीज में कि कौन सी कॉलोनी सर्वाइव करी, कौन सी कॉलोनी खत्म हो गई। जो एम्पीसिलिन में ग्रो कर रही है और टेट्रासाइक्लिन में खत्म हो रही है, इसका मतलब वही हमारी रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन में इंसर्ट किया है और उसको इनएक्टिवेट कर दिया है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को। दिस इज इंसर्शन इनएक्टिवेशन। तो जो भी हमने इंसर्शन इनएक्टिवेशन किया, इस प्रोसीजर में हमें अलग अलग प्लेटिंग करनी पड़ती है। अलग अलग प्लेटिंग साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है। ठीक है, फिर रीड करना पड़ता है डाटा, इतना मतलब थोड़ी मतलब हौच पौच सी हो जाती है, थोड़ी मतलब ज्यादा दिमाग कह सकते हो कि बहुत ज्यादा एक्टिवेट रखने वाली प्रोसीजर है। सो इसी वजह से इस प्रोसीजर के अलावा एक और ऑल्टरनेटिव मेथड है हमारे पास, जिसका हम यूज कर सकते हैं। इंसर्शन इनएक्टिवेशन का ही टाइप है वो भी। अब देखो, ध्यान से सुनो, दोनों ही प्रोसेस इंसर्शन इनएक्टिवेशन ही है। इंसर्शन इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि आप इंसर्शन कर रहे हो, जिसकी वजह से इनएक्टिवेट हो रहा है जी। आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जहां पे यूज किया, वहां पे भी सेम मेथड हुआ। ये पहला मेथड था, दिस इज द फर्स्ट मेथड। ठीक है, और दूसरा मेथड है ब्लू ग्रीन, नहीं, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, नॉट ब्लू ग्रीन, दैट इज ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। सेकेंड जो मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है, ये ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये वाला मेथड इंसर्शन इनएक्टिवेशन है, ऊपर जो हमने यूज किया वो इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं है। दोनों ही इंसर्शन इनएक्टिवेशन है। इंसर्ट कर रहे हो इसीलिए इनएक्टिवेट हो रहा है भाई, अब इंसर्ट कर रहे हो इसीलिए इनएक्टिवेट हो रहा है। सो बोथ आर इंसर्शन एंड एक्टिवेशन। ठीक है, सो देयरफॉर ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप। एक दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर डेवलप किया गया जो कि डिफरेंशिएट करता है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को ऑन द बेसिस of their ability to produce color in the absence of chromogenic substrate। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होगा तो कलर प्रोड्यूस करेगा, नहीं होगा तो नहीं प्रोड्यूस करेगा। पहला केस, पहला केस क्या है? पहला केस कुछ ऐसा है कि इन दिस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम इंसर्ट करेंगे, वो करेंगे विद इन द कोड सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। एक ऐसा एंजाइम है, मतलब एक ऐसा जीन है जो कि जिसको लैक जीन बोलते हैं, लैक जेड जीन। तो ये जो लैक जेड जीन होता है, ये जीन क्या करता है, ये लैक जेड जीन आपने लैकोप्रोन में पढ़ा दिए, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है। क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। लिख लेना ये साइड से, अभी मैंने बहुत कॉर्नर में लिख दिया। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बना रहा है। ये बीटा गैलेक्टोसिडेज जैसे ही क्रोमोजेनिक मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आएगा, वैसे ये कलर प्रोड्यूस कर देगा। कौन सा कलर? ब्लू। ठीक है, अगर आप बीटा गैलेक्टोसिडेज को इनएक्टिवेट कर दो तो आप समझ सकते हो कि फिर तो कलर प्रोड्यूस होना नहीं है। होगा क्या? नहीं होगा। तो भाई अगर आप बीटा गैलेक्टोसिडेज की बात करते हो, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज में अगर आपने जीन इंसर्ट कर दिया तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनना नहीं है, मतलब ब्लैक जेड जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो दो केसेस हैं। पहला केस, आपने इंसर्शन किया, इंसर्शन करोगे जीन इनएक्टिव होगा, कलर नहीं दिखेगा, नो कलर।
ठीक है, कोई कलर्ड आपको कॉलोनीज नहीं मिलेंगी। और अगर आपने जीन इंसर्ट किया, वो जीन कहीं इधर उधर जाके इंसर्ट हुआ नहीं पता, कुछ नहीं पता हमें, तो उस दौरान क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज अपना काम दिखाएगा और ब्लू कलर जो है आएगा। तो देखिए, एक पूरा ही प्रोसेस याद रखना है। दिस रिजल्ट इन द इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम विच इज रेफर्ड टू एज इंसर्शन इनएक्टिवेशन। यहाँ पे इन्होंने बोल दी है ये बात। वही इसकी वजह से क्या होता है, जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है क्योंकि हमने इंसर्शन किया है। इसी प्रोसेस को इंसर्शन इनएक्टिवेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट अगर प्रेजेंट होगा तो ब्लू कलर की कॉलोनीज बनेंगी। ठीक है, मतलब सीधा सीधा ये है कि जो प्लाज्मिड है उसके पास इंसर्ट नहीं है। ठीक है, डजंट हैव इंसर्ट। जिसके पास इंसर्ट नहीं है वो कलर्ड कॉलोनीज बनाएगा, लेकिन जिसके पास इंसर्ट पहुंचेगा वो कलर्ड कॉलोनीज नहीं बनाएगा। वही है जो हमें चाहिए। अगर कॉलोनीज कोई कलर प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं तो हम उनको कह देंगे कि भाई यही वो कॉलोनी है जो कि आर कॉलोनीज हैं, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज जिनकी हमें जरूरत थी। सो ये वो दो तरीके हैं जिन दो तरीके की मदद से आप रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को पता कर पाओगे। तो ब्लू कलर की जो कॉलोनीज आपको मिलेंगी, ब्लू ब्लू कलर की जो ब्लू कलर की आपको मिलेंगी वो होंगी नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जो आपको ट्रांसपेरेंट मिलेंगी, जो आपको ट्रांसपेरेंट मतलब नो कलर या कलरलेस मिलेंगी, वो होंगी रिकॉम्बिनेंट। वही है वो जिनकी हमें जरूरत है। ठीक है, क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल। क्लोनिंग जीन के लिए प्लांट्स और एनिमल्स में जो वेक्टर यूज किए जाते हैं, अभी प्लांट में यूज किए जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन का टीडीएनए, और एनिमल में यूज किया जाता है रेटेरोवायरस। ठीक है, तो रेट्रोवायरस उसमें यूज किया जाता है। पढ़ लें एक बार इसको फास्ट, क्या दिक्कत है, खत्म करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लेते हैं एक बार फास्ट इसको। So you may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring gene into plants and animals from bacteria and viruses which have known for their ages how to deliver genes to transform eukaryotic cell and force them to do what bacteria or viruses want। कहने का मतलब हम ऐसा कुछ सरप्राइजिंगली नहीं है। मतलब हम अगर देखते हैं कि भाई प्लांट और एनिमल जो है उसमें बैक्टीरिया या वायरसेस कितने अच्छे तरीके से काम कर जाते हैं, बहुत लंबे समय से अपना काम कर रहे हैं। हमारे जीन को मैनिपुलेट करते हैं, अपने जीन को इसमें इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करके उसी से पूरा काम करवाते हैं, अपनी कॉपीज बनवाते हैं, जो करना है वो करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन की बात कर लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन एक पैथोजन है जो कि डाइकोट प्लांट्स में पाया जाता है, वो भी रूट में। और ये क्या करता है, ये एक डीएनए का पीस डिलीवर करता है एक टीडीएनए के नाम से, है ना। मतलब टीडीएनए नाम का एक सेगमेंट होता है इनमें, जिसको हम बोल रहे हैं मतलब एक हार्मफुल। ये जो टीडीएनए होता है ना, ट्यूमर डीएनए, यही क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स में। मतलब नॉर्मल प्लांट सेल्स होते हैं उनको ट्यूमर में बदल देता है। एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। पैथोजन को जिस केमिकल की जरूरत होती है अब वही केमिकल बनवाएगा। मतलब पहले पहुंच जाओ बॉडी में, बॉडी में पहुंचने के बाद तो अपना करें। तो इन्होंने जो इन्फेक्टेड मटेरियल है वो टीडीएनए इंसर्ट किया। सिमिलरली ऐसे ही रेट्रोवायरस की बात कर लो। रेट्रोवायरसेस तो आप लोगों ने सुनेंगे। रेट्रोवायरसेस एनिमल्स में अगर हम बात करें तो इनके पास एबिलिटी होती है कि ये नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल में बदल दें। सो अ बेटर अंडरस्टैंडिंग of the art of the delivering genes by pathogens in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vectors for delivering genes of interest। भाई अब इन्होंने इस तरीके से काम किया तो इनकी आर्ट को देखते हुए हमने भी इनसे मतलब कुछ सीखा
और वो सीखा ये कि किस तरह से इंसर्शन करवाया जाता है, और उसके लिए हमने इन्हीं को यूज कर लिया। कैसे? डिसार्म्ड करके। मतलब जो ये काम करते थे, हमने कहा कि भाई तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है, क्यों ना सेम काम को हम ही करने लग जाए। तो हमने इनसे ही वो काम करवाना शुरू कर दिया। बस इनके पास अभी तक इन्फेक्टेड जेनेटिक मटेरियल था, अब इनके पास इन्फेक्टेड जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। सो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, दैट इज टीएल प्लाज्मिड, जिसके पास एक टीडीएनए एक फ्रेगमेंट होता है जो कि एक केमिकल बनाएगा जिसकी वजह से ट्यूमर कॉज होता है। तो टीआई प्लाज्मिड जो होता है एग्रोबैक्टीरियम का, ये जो है मॉडिफाई किया जाता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर, और इसको डिसार्म्ड कर दिया जाता है। डिसार्म्ड का मतलब है कि अब ये पैथोजेनिक नहीं है, नो पैथोजेनिक इफेक्ट। जिसका पैथोजेनिक असर था ना, वो अब नहीं है। लेकिन इसका काम करने का तरीका तो वही है ना, कहते हैं ना वो जो एक कहावत होती है, कहावत तो बहुत सारी है पर मेरे को जो याद आ रही है मैं वो बता देती हूँ। कि एक कहावत होती है ना कि कुत्ते की पूंछ जो होती है वो कितना भी मतलब दबा के रख दो, वो वैसी की वैसी निकलती है। वैसे ही एग्रोबैक्टीरियम का है ना, एग्रोबैक्टीरियम का भी सेम केस है। क्या? कि आपने उसका काम करने का तरीका थोड़ी चेंज कर दिया। आपने क्या किया? आपने उसका जेनेटिक मटेरियल निकाल लिया है, लेकिन अभी भी अगर आप उसको पहुंचा दोगे ना प्लांट रूट्स में, वो वही काम करेगा जो करता है। लेकिन वो अब जो काम करेगा ना, उसको खुद नहीं पता हमने उसके साथ क्या किया। हमने उसका जो इन्फेक्टेड पार्ट था, उस इन्फेक्टेड पार्ट के बीच में, टीडीएनए के बिल्कुल बीचों बीच का मतलब ऐसे बिल्कुल नाप के मत, नाप तौल की बात नहीं चल रही है। टीडीएनए के बीच में हमने अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद टीडीएनए के सीक्वेंसेस खराब, अब वो ट्यूमर तो कॉज कर नहीं सकता, है ना। और हमने फिर अपना उसी की मैकेनिज्म की मदद ली। अब वो उसको एज अ प्लाज्मिड हम यूज करने लग गए, मतलब प्लाज्मिड वो पहले भी था, एज अ वेक्टर हम यूज करने लग गए। सो यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड जो है वो एक वेक्टर की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह भी यूज हो रहा है? वेक्टर की तरह यूज हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से हमने रेट्रोवायरसेस के साथ भी किया। रेट्रोवायरसेस को भी हमने डिसार्म्ड कर दिया, और हम उसको डिलीवर करने लग गए एज अ मतलब उसको यूज करने लग गए टू डिलीवर डिजायर्ड जीन इनटू एनिमल सेल। So once a gene or a new fragment has been ligated into a suitable vector, it is transferred into bacterial, plant or animal host where it multiplies. ठीक है। तो एक बार अगर जीन फ्रेगमेंट पहुंच जाए एक सही वेक्टर के पास, तो फिर बस काम तो वो करवा देगा। वो बैक्टीरिया में, बैक्टीरियोफेज में इंसर्ट करोगे, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, काम वो करवा देगा। बस जरूरत है कि आपको एक सही जगह पर उसको लाइगेट कर देना है। ठीक है। तो एक सही वेक्टर के साथ, सुटेबल वेक्टर के साथ आपको लाइगेट करना है, बस इतना ही स्ट्रगल होता है। उसके बाद वो स्ट्रगल ये देखेंगे, ये अपना काम बहुत बखूबी निभाते हैं और बखूबी निभाएंगे। इसीलिए हमने इन्हें डिसार्म्ड कर दिया है। ठीक है। इनकी जो ताकत है वो ताकत हमने इनसे छीन ली है, इसकी जगह पर हमने इंसर्ट किया है क्या? अब जिनकी जो ताकत थी उससे नुकसान होता था ना, पैथोजेनिक थी, तो हमने इंसर्ट कर दिया जीन। और इनको भी मतलब ऐसे अच्छा काम करवा रहे हैं। मतलब ये वायरसेस या ये जो बैक्टीरिया थे, ये जो है इन्फेक्ट कर रहे थे, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। लोग मतलब इंसानों को या जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर अब ये पैथोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। तो हमने इनको अच्छा इंसान बना दिया है। इंसान दूसरे ऑर्गेनिज्म को अच्छा बना रहा है। मतलब कितनी अच्छी सी बात लग रही है। इसी को बस दिमाग बोलते हैं। ह्यूमंस जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। एडवांस होने के साथ साथ दिमाग है, चीजों का मैनिपुलेशन कर लेते हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट की बात कर लें? बताओ। प्रोसेस अब तो कुछ रह गई नहीं है, देखो। ये लोग रिपीट करते हैं ना बातें, हम लाइन टू लाइन चल रहे हैं, चाहते नहीं है कि कुछ छोड़ें। अगर ये रिपीटेशन ना करें तो अभी तक ये हो जाए। बट कोई नहीं, आराम आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो फिर, और काफी डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ रहे हैं। कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, गारंटी। मैं कल खत्म करके ही क्लास बंद करूंगी। कॉम्पिटेंट होस्ट करा देते हैं, बहुत ही सिंपल से मेथड है, देख लो जरा। होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना है। कॉम्पिटेंट का मतलब है कि उसके अंदर इंसर्ट करवाना है हमें क्या, डिजायर्ड कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद आरडीएनए। तो जिसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन करवा देते हैं आरडीएनए के साथ, उसको हम कॉन्टेंट होस्ट बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि भैया डीएनए जो है वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन से पास तो होने से रहा, है ना। So in order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must be made competent. अब बैक्टीरिया को इस तरीके से मतलब जबरदस्ती प्लाज्मिड जो है एंटर करवाना पड़ेगा, है ना, मतलब उसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट बनाने के लिए जो पहला मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है वो ये है कि हम उसको ट्रीट करेंगे एक डाइवेलेंट कैटायन की स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन से, जैसे कि कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव आयन, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो Ca2 पॉजिटिव आयन। और इससे होगा क्या, इससे उसकी जो एफिशिएंसी है डीएनए को एंटर करवाने की, वो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। भाई कोई भी बैक्टीरियम जो कि डीएनए को एंटर करवाता है वो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी पोर्स के थ्रू, पोर साइज वगैरह पे फर्क पड़ेगा, और अब वो डीएनए मॉलिक्यूल को ले पाएगा, ठीक है। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन, उसके बाद क्या होगा कि आर डीएनए को हम फोर्स करेंगे उन सेल्स में इंक्यूबेट कराने के लिए, जिसके लिए हम हीट शॉक मेथड का यूज करेंगे। सो दिस इज द हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड मतलब अब हम क्या करेंगे, उसको पहले आइस में इंक्यूबेट करेंगे, उसके बाद हम उसको रख देंगे 42 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। उसके बाद हम उसको दोबारा से बैक ऑन आइस, मतलब पुटिंग बैक ऑन आइस, दोबारा से आइस पे रख देंगे। इसकी वजह से होगा क्या, जो बैक्टीरिया होगा ना, वो बैक्टीरिया आरडीएनए को पिकअप कर लेगा, मतलब ले लेगा, ठीक है। तो अब इंसर्ट हो चुका है आरडीएनए जो है, वो पहुंच चुका है किसकी बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी में, मतलब एक सिंगल ही सेल है तो उसके सिंगल सेल में पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब यही एक अकेला तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि दूसरा तरीका आ जाता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन की अगर हम बात करें, तो माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, जो आर डीएनए होता है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियस में एनिमल सेल के, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। उसमें आपने देखा ना, पपेट वगैरह का यूज किया जाता है, पिपेट, पपेट नहीं पिपेट का यूज किया जाता है। तो पिपेट वगैरह की मदद से, माइक्रो इंजेक्शंस भी बोलते हैं उनको, उसकी मदद से हम डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं न्यूक्लियस में। सो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपने डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया जो भी जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अब अगर दूसरे मेथड की बात करें जो कि सुटेबल है प्लांट सेल के लिए, उनको हम बम्बार्ड करेंगे हाई वेलोसिटी के साथ माइक्रो पार्टिकल्स, जो हमने टंगस्टन या गोल्ड के ले सकते हैं। तो दूसरे मेथड में क्या है, दूसरा मेथड का नाम है तीसरा मेथड, दूसरा मेथड तो ये था। नंबर थर्ड मेथड जो है वो है बॉलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड। बॉलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड की अगर हम बात करते हैं, तो इसके दौरान हम क्या देखेंगे, ये पहली चीज देखो, माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए सुटेबल है, माइक्रो इंजेक्शन सुटेबल है एनिमल्स के लिए,
अभी जो हम यूज कर रहे हैं ना, यही यूज किया जाता है जनरली, बॉलिस्टिक मेथड ही यूज किया जाता है प्लांट्स में। तो ये जो मेथड है ना, प्लांट्स के लिए सुटेबल ज्यादा है, इतना आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली। इसमें होता क्या है, जो सेल्स होते हैं उनको बम्बार्ड किया जाता है विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स के साथ, और उसी के साथ मतलब डीएनए को, हमने डीएनए लिया, डीएनए के साथ हमने कोट, जो गोल्ड है या टंगस्टन है, इसके माइक्रो पार्टिकल्स लिए, और उन माइक्रो पार्टिकल्स को कोट कर दिया डीएनए के साथ। मतलब ऐसे कह सकते हो कि डीएनए को रैप कर दिया, डीएनए को रैप कर दिया किसके साथ, गोल्ड के साथ या टंगस्टन के साथ। और अब ये जो है, इसको हम हाई वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं सेल्स पर। जब हम हाई वेलोसिटी के साथ सेल्स पर फेंकेंगे तो उसको बोलेंगे बम्बार्डमेंट। ठीक है। सो मतलब ये है कि आपने हम माइक्रो पार्टिकल्स का यूज किया, वो माइक्रो पार्टिकल्स गोल्ड या टंगस्टन के बने हुए थे, उनके साथ आपने डीएनए के मॉलिक्यूल्स को कोट कर दिया और हाई वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हो। जब हाई वेलोसिटी के साथ फेंकोगे तो वो सेल के अंदर पहुंच जाएगा। इसी मेथड को बॉलिस्टिक या जीन गन मेथड बोलते हैं। लास्ट है डिसआर्म्ड पैथोजन। लास्ट जो मेथड यूज यहाँ पर हो रहा है वो है डिसआर्म्ड पैथोजन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जैसे कि एगरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन में हुआ, या टीआई प्लाज्मिड हम ले सकते हैं कि टीआई प्लाज्मिड का हमने यूज किया, और हमने जो जो भी हम पैथोजन एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं उसमें हमने क्या कर दिया है, वेक्टर which when allowed to infect the cell ट्रांसफर द rDNA into the host। ठीक है, जो भी वेक्टर हम यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से अ, क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसी को हम क्या कर देंगे, मतलब वही रेस्पॉन्सिबल होगा आरडीएनए होस्ट में ट्रांसफर करवाने के लिए, जैसे कि एडोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन में टीआई प्लाज्मिड का हमने यूज कर लिया। उसमें से टीडीएनए जो है उस वाली जगह पर हमने इंसर्ट कर दिया क्या, अपना डिजायर जीन, और फिर क्या होगा, फिर तो आपको पता ही है, हमारा डिजायर जीन अपने आप वैसे ही पहुंच जाएगा जगह तक। ठीक है। तो ये इतना हम लोग को आज पढ़ना था, बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल, मिलते हैं कल सेम टाइम पर। लेकिन जितना करा दिया उतना पढ़ जरूर लेना और बाकी सारी चीजें याद कर लेना। इतने इतने नोट्स डेली डेली याद करोगे ना तो आराम से सारा चीजें